तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज न्यू सीरीज का पार्ट 2 मैं अपलोड कर रहा हूं। और सॉरी, मैं कल अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं थी और इस वजह से वीडियो डिले हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपलोड करूंगा तो किया। और कुछ लोग बोल रहे थे कि यंग मास्टर लोगिन के पहले पार्ट्स किधर गए, तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रहा हूँ, वो भी सेकंड चैनल का। लेकिन डायरेक्ट वीडियो का लिंक पिन करूंगा, वहाँ पर मैंने मर्ज किया है तो जाके देख सकते हो। लेटेस्ट पार्ट भी जल्द ही मैं उस चैनल पर शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इस चैनल पर छोड़ रहा हूँ। तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई, अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछली पार्ट के आखिर में देखा था, सेल कूपर यानी का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आखिरकार उस माँ और बेटे की बकबक को सुनकर काफी ज्यादा पक जाता है और वो इन दोनों के इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर उसका जो गोल था तो वो कंप्लीट हो चुका था। और वो गोल क्या था तो दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ कि उसने एलन को अपना शेडो बना लिया है और उसी पर ही शेडो ओथ कास्ट की है। और उसके बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि शेडो ओथ आखिर क्या चीज है। ये वही मंत्र होता है जिससे एक ओनर अपने पपिट की उन सारी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस को अपना बना सकता है, वो भी एक चुटकी में। और इसका एडवांटेज उसे क्या होगा कि बिना मेहनत के वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ऊपर से अगर ओनर को कोई चोट लग जाती है तो उसका दर्द ओनर को नहीं बल्कि पपिट को जाएगा। पपिट उसके लिए एक खिलौना है जिसके साथ वो जी भर के खेल सकता है और उससे फायदा उठा सकता है। इसी बीच वो हमें अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी बताता है कि आखिर उसे इस शेडो ओथ के बारे में कैसे पता चला। तो एक तो हमें सेल कूपर से ये पता है कि उसे एलन से पता चला था, क्योंकि उसने खुद आखिरी लम्हों में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने ही बचपन से ही उस पर वो स्पेल कास्ट की थी। लेकिन एक जगह पर और उसने ये बात हमें नहीं बताई, जिसमें सेल कूपर को ये शेडो ओथ की किताब मिली थी और उसे पहली नजर में देखते ही सेल कूपर में क्यूरोसिटी जाग उठी और उसने उस सारे किताब को पढ़ लिया था। उसे पता चल चुका था कि ये शेडो ओथ आखिर किस तरह इस्तेमाल की जाती है और इसे कैसे रिवर्स भी कर सकते हैं। और खुद के लिए इसको पूरा पढ़ने के बाद ये किताब सेल कूपर ने इसे एलन के हवाले कर दी और वो चौकन्ना भी हो गया था, क्योंकि उसे इस स्पेल के झांसे में नहीं पढ़ना था। लेकिन उसकी ये गलती थी कि वो रियलाइज ही नहीं कर पाया कि बचपन से ही वो इस झांसे में फंस चुका है और उसे इस बात का पता भी नहीं चला। उसके साथ इंफॉर्मेशन तो थी लेकिन मौका नहीं था, और अब इंफॉर्मेशन और मौका दोनों है, इसलिए तो वो सक्सेसफुली एलन को अपना शेडो बना लेता है। अभी के लिए सेल कूपर को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बन भी जाता है तो उसकी बॉडी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो उसे ठीक वक्त आने का इंतजार करना होगा जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और अपना बदला भी ले पाए। अगला सीन वोल्केनिक माउंटेन का होता है, जहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट का इंतजाम किया गया था, और वो टेस्ट और किसी का नहीं बल्कि शेडो सोल्जर का ही लिया जा रहा था, जो कि काफी ब्रूटल था। और उसके बारे में हमें पता चलता है कि ये वोल्केनिक माउंटेन अपनी स्टोरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इस स्टोरी की शुरुआत एक आदमी परमीथियस से शुरू होती है, जिसने इंसानियत के लिए खुद को सेक्रीफाइस बना दिया और इंसानियत की मदद करने के लिए उसने मशाल मौत के घाट से उठाकर अपने चाहने वालों को दे दी। लेकिन खुद वो इस माउंटेन के क्रूल पनिशमेंट से ना बच पाया, क्योंकि बाद में परमीथियस को सजा सुनाई दी गई और उसे दिन और रात ईगल के पंजों का मजा चखाया जा रहा था। इसी बैटल ग्राउंड में इन शेडोज का टेस्ट सेट किया गया है, जहाँ पर शेडोज को सरवाइव करना होगा, वो भी इस खूनख्वार माउंटेन में। और इस टेस्ट को जो भी सरवाइव कर लेता है तो ये टेस्ट वहाँ पर खत्म नहीं होता, क्योंकि ऊपर टॉप पर जाने के लिए उसे और भी मुसीबत फेस करने का सामना करना पड़ेगा। और जो ही वो टॉप पर पहुंच जाए तो ऊपर एक ग्रिफिन उसे नजर आएगा, जो कि उसे मार भी सकता है। लेकिन कैसे करके भी उस एक बंदे को जो कि टॉप पर पहुंच चुका है तो उसे कन्विंस करके उसे ग्रिफिन की ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी। और ब्लेसिंग का ये फायदा उसे मिलेगा कि चाहे उसे जितना भी काट लिया जाए और बाकी ईगल इसे चोंच ही क्यों ना मारे, लेकिन इसे दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद सीन सेल कूपर के टेस्ट पर आता है, जहाँ पर हम एक शेडो ट्रेनर को देखते हैं, जिसने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा किया होता है और उन्हें इस गेम के रूल्स और रेगुलेशन बता रहे होते हैं कि बच्चों, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर आपको क्यों लाया गया है। ये आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एक टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को जैसे तैसे करके भी माउंटेन के टॉप पर पहुँचना होगा। और हाँ, जो भी इस टेस्ट के बीच में हार मान लेता है तो 3 दिनों के बाद उसे एग्जीक्यूट खुद ही कर दिया जाएगा, बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। तो इसलिए अगर आप रूल्स और रेगुलेशन पर समझ गए हो तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और ये कहता वो सीटी बजाता है, जिसको बजाते ही सारे बच्चे दौड़ने लगते हैं और उनके चेहरों पर साफ डर खौफ हम देख पा रहे हैं कि उन बच्चों को इस टेस्ट से कितना ज्यादा डर लग रहा है। तभी इसी बीच सोल्जर ट्रेनर की नजर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर पड़ती है, जो कि बाकी बच्चों के मुकाबले में काफी ज्यादा काम था और वो गुनगुनाते हुए अलग रास्ते से भी जाने का ठान लेता है। बाकी के बच्चे ठीक रास्ते से जा रहे थे, लेकिन हमारा सेल कूपर बहुत खतरनाक रास्ते को चुनता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहा था तो उसको पैरों से तो नहीं लेकिन हाथों से जरूर, और वो भी चढ़ के क्लियर किया जा
जा सकता था। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को वो दोनों सोल्जर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये तो वो नाजायज बच्चा है जिसने इस टेस्ट से पहले यंग मास्टर को काफी ज्यादा निराश किया था। वो ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं कि ये मुश्किल रास्ते को चुन रहा है। शुरू करने से पहले ही उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, यहाँ तक कि वो कब्र बनाने का भी ठान लेते हैं। लेकिन शैडो ट्रेनर अजीब सी स्माइल देता हुआ कि अभी नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि उस बंदे का बाहर आने का टाइम जो हो गया है। तभी हम एक बहुत बड़े पंछी को देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि ग्रिफिन था, जिसको देखकर बाकी बच्चे घबरा जाते हैं और उन्हें देखकर उनके भेजे में एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये कोई आम पंछी नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और कुछ ही सेकंड्स में ग्रिफिन उन सारे बच्चों को मार डालता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर हमारा सेल कूपर भी पहुँच जाता है, जो कि अपने सामने बहुत सारी लाशें पाता है। लेकिन अभी भी सेल कूपर की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि ग्रिफिन ने उसे अभी तक नहीं देखा। लेकिन पीछे से वही हरामखोर ट्रेनर अपने तीर कमान की मदद से उस ग्रिफिन पर अटैक कर देता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उस ट्रेनर को पता था कि इसको मारने पर भी फैमिली हेड इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, और वो जस्ट थोड़ी देर के लिए सेल कूपर के साथ खेलना चाहता है। वो तीर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए नहीं था, बल्कि उस ग्रिफिन की अटेंशन सेल कूपर की ओर लाने का था। उस एरो को वो ग्रिफिन तो डॉज कर लेता है, लेकिन वो जब देखता है कि किसने फेंका है तो सामने वो गार्ड्स नहीं, लेकिन सेल कूपर उसे जरूर नजर आता है। वो उस पर पलक झपकते ही अटैक कर देता है, जिसको हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी आसानी से डॉज करके उसके ऊपर चढ़ जाता है, और साथ में ये इन्फो भी बता के कि अगर इस टेस्ट को जल्दी पार करना है और ग्रिफिन की ब्लेसिंग जल्दी लेनी है तो इस तरह इस पहाड़ पे चढ़ के और इस ग्रिफिन पर चढ़ के तुम ये कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ग्रिफिन को तुम्हें टेम करना होगा, यानी कि इसे अपने कंट्रोल में लाना होगा। और अगर आप लोगों में से किसी को ये नहीं पता कि ग्रिफिन आखिर किस किस्म का पंछी होता है, तो मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हो कि ये किस टाइप का पंछी होता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सेल कूपर उस ग्रिफिन के सीधा सर को टारगेट करता है, और उस पर अटैक करने के बाद वो ग्रिफिन को अपने अटैक से काफी ज्यादा घायल भी कर देता है, और वो दर्द से चिल्लाता भी है। और साथ ही साथ उससे नीचे वापस उतरते ही सेल कूपर हमें ये भी बताता है कि एक ग्रिफिन मॉन्स्टर इतना ज्यादा घमंडी होता है कि उसे हार मानना वो भी इतनी आसानी से पसंद नहीं होता। उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल इंसानों की तरह है, जैसे कि इंसान ताकतवर होने की वजह से काफी ज्यादा एरोगेंट होता है, तो एक इंसान और ग्रिफिन में कोई भी फर्क नहीं। अगर उन दोनों के बीच घमंड की बात की जाए तो और सेल कूपर को तो इस ग्रिफिन को टेम करना है, यानी कि अपने कंट्रोल में लाना है। तो इसके पूरे एरोगेंट को तोड़ने के लिए सेल कूपर को इस ग्रिफिन के एरोगेंस को पूरी तरह से क्रश करना होगा, और इसके लिए सेल कूपर के साथ काफी अच्छा प्लान भी है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से स्टार्ट करे। ये कहता हुआ सेल कूपर उस पर दोबारा स्लैश लगाता है, लेकिन इस वाले अटैक को वो ग्रिफिन काफी आसानी से डॉज कर लेता है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल इंसानों की तरह है। ग्रिफिन खुद को तो उसके अटैक से बचा लेता है, लेकिन जो है वो डॉज करता है तो अपना अटैक सेल कूपर पर लॉन्च करने के लिए तैयार करता है, और कुछ ही सेकंडों में वो हमारे सेल कूपर पर भी अपनी एबिलिटी से अटैक करता है। इस वाले अटैक को डॉज करने के लिए सेल कूपर के पास टाइम नहीं होता, इसलिए तो वो उस अटैक के प्रेशर से पीछे धकेला जाता है, और छोटी बॉडी होने की वजह से वो हवा में मानो उड़ने लगता है। लेकिन यही तो उसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि उड़ता उड़ता वो खाई से गिरने वाला था, लेकिन जैसे तैसे करके भी और उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, इसलिए तो वो उस खाई के एज को पकड़ लेता है, और वो बड़ी मुश्किलों से अपने आप को बचा लेता है। वापिस दोबारा चढ़कर उसे ये बात तो समझ में आ गई है कि उसके साथ अपनी पास्ट की मेमोरीज है, और उस पास्ट की मेमोरीज में उसके साथ काफी ज्यादा तलवारबाजी के टेक्निक्स भी हैं, लेकिन उसकी बॉडी अभी के लिए छोटी है, इसलिए तो नॉलेज होने की वजह से वो यहाँ पर सुपीरियर नहीं है। लेकिन अगर उसकी पास्ट की बॉडी होती तो यहाँ पर वो इस फाइट को कब का खत्म कर चुका होता। सो इट डजंट मैटर कि उसके साथ जितनी भी तलवारबाजी की टेक्निक्स ही क्यों ना हो, लेकिन अभी के लिए डिसएडवांटेज ये है कि वो छोटा है, वो छोटी बॉडी में है, छोटे से प्रेशर से भी वो पीछे धकेल दिया जाता है, और यही डिसएडवांटेज सेल कूपर को ग्रिफिन को पूरी तरह से टेम करने से रोक रही है। इसी बीच सेल कूपर को एक गुफा नजर आती है, और उसे लगता है कि अगर वो गुफा तक पहुंच जाता है तो वो कुछ न कुछ तो सोच ही लेगा कि इस ग्रिफिन को कैसे हराना है, क्योंकि छोटी बॉडी और कम वजन होने की वजह से वो उसके फूंक से ही हवा में उड़ जाता है। और अगली ओर ग्रिफिन दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। टाइम पर सेल कूपर की नजर उस अटैक पर पड़ जाती है, इसलिए तो वो उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन ग्रिफिन एक अटैक करने के बाद रुकता नहीं, वो बार बार अटैक करता है, और बार बार अटैक करने के लिए उसको दोबारा सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि ये एक विंड टाइप का अटैक है। लेकिन जब भी वो बार बार सांस लेता है और दोबारा से अटैक करता है तो सेल कूपर इस बात को रियलाइज कर लेता है कि जब भी ये एक अटैक करता है तो दूसरा अटैक उससे ज्यादा भारी और पावरफुल होता है, क्योंकि सेल कूपर ने ग्रिफिन के अटैक के पैटर्न को समझ लिया है कि जब भी ये सांस लेकर दोबारा अटैक करता है तो इसके विंड अटैक का एक लेवल बढ़ जाता है, और जब ये लेवल 10 तक पहुंच जाएगा तो सेल कूपर को लगता नहीं कि वो उस अटैक को डॉज कर पाएगा और न ही यहाँ से वापस जिंदा बचकर जा सकता है। अगर
एक बार इसका ये अटैक लेवल 10 तक पहुंच जाता है। वो अंदाजा लगाता हुआ हमें बताता है कि उस जैसे अगर 100 बंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि 100 और सेल कूपर के क्लोन्स बनाकर अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो लेवल 10 वाले अटैक से वो झटके में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए तो सेल कूपर का जो प्लान है और जो करना है तो उसे जल्द से जल्द करना ही होगा। इसी बीच सेल कूपर को एक आइडिया सूझता है और वो खुद को कोसता भी है कि इस आइडिया के बारे में वो कैसे भूल गया, क्योंकि इस बात को तो उसने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ से भाग निकलने का और कोई रास्ता नहीं। तो वो इस ग्रिफिन के अटैक को ही अपना जरिया बना के ऊपर केव तक पहुंच जाएगा, यानी कि वो इस ग्रिफिन के अटैक को अपने यूज के लिए इस्तेमाल करेगा ताकि वो उस गुफा तक पहुंच जाए। और ये ठान लेने के बाद वो सीधा उसके अटैक के सामने कूद जाता है, लेकिन डैमेज को थोड़ा ही सही लेकिन कम करने के लिए वो अपनी सोर्ड को भी सामने लाकर उसको डिफ्लेक्ट मारता है। लेकिन डिफ्लेक्ट करने से भी काम नहीं बनता, क्योंकि अटैक को कंज्यूम करने के बाद उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। उसमें हिम्मत और पावर दोनों नहीं बची थी, इसलिए तो एक खुरापाती आइडिया उसके दिमाग में दोबारा वापस आ जाता है। वो दोबारा से खुद को कोसता है, क्योंकि शैडो ओथ थी लेकिन अभी तक वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शैडो ओथ कैसे काम करती है, जब उसके मास्टर को दर्द हो रहा हो तो सेल कूपर उसे एक्टिव कर लेता है, जिससे सारा दर्द एलन को ट्रांसफर हो जाता है और उसकी पावर को सेल कूपर अपने लिए कंज्यूम कर लेता है। जो है वो ऐसा करता है तो अगले सीन में हम एलन को देखते हैं, जो कि बेचारा चाय की चुस्की ले रहा था। लेकिन जो ही सेल कूपर वहाँ से शैडो ओथ को एक्टिव करता है तो मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ चुका था। जमीन पर पड़ा एलन कपकपा रहा था और उसकी आंखें भी धीरे धीरे करके व्हाइट होते जा रही थी। और जो गार्ड्स और मेड्स उसके सामने खड़े थे तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यंग मास्टर को अचानक से क्या हो गया। लेकिन जब सीन दोबारा सेल कूपर पर शिफ्ट होता है तो उसने जो भी प्लान बनाया था तो उसको वो सक्सेसफुली कर चुका है। उसका प्लान था गुफा में इंटर करना और वो गुफा में इंटर कर चुका है। और अब जबकि सेल कूपर यहाँ पर आ चुका है तो वो गुफा के अंदर भागने का ठान लेता है और ग्रिफिन के और करीब आते ही वो अंदर भागना शुरू कर देता है। ग्रिफिन जो कि ये सब कुछ देख रहा था तो किसी वजह से सेल कूपर के गुफा के अंदर जाने से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन गुस्से के साथ वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा था, जिसका पता अभी तो नहीं चल रहा, लेकिन ये तो पता चल जाता है कि ग्रिफिन को बोलना भी आता है। बिल्कुल इंसानों की भाषा वो बोल रहा था और वो भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का पीछा करना शुरू कर देता है और चिल्लाता हुआ गुस्से में ये भी कहता है कि हाजमोला की चुरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझसे भागो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस केव में आकर, क्योंकि अब मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खा जाऊंगा। कुछ देर के बाद हमें ये पता चल जाता है कि आखिर क्यों ये ग्रिफिन इतना ज्यादा घबराया हुआ था, वो भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के इस गुफा में इंटर करने के बाद। उसके घबराने का रीजन और कोई नहीं बल्कि उसका वहाँ पर एक बच्चा होता है जिसको सेल कूपर ने एक हॉस्टेज बना लिया है। और इसी का तो फायदा उठा के ग्रिफिन अब उस पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा और वो सेल कूपर से चाहता है कि वो उसके सवाल का जवाब दे कि आखिर सेल कूपर को क्या चाहिए कि वो उसके बच्चे की जान बख्श दे। और वो बच्चा जो कि चिरिप चिरिप करता हुआ अपनी जुबान में अपनी माँ को बुलाता है कि इस दरिंदे से उसे बचा लीजिए, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। ग्रिफिन की टेंशन टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और वो बार बार एक ही सवाल करता जा रहा था कि आखिर वो उसके बच्चे के साथ क्या करने का प्लान बना रहा है, वो आखिर उसके अलावा उसके बच्चे से क्या चाहता है। लेकिन सेल कूपर इतना जालिम भी नहीं होता और वो इस बात को ग्रिफिन को बताता है कि उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो उसके बच्चे को कुछ भी नहीं कहने वाला। लेकिन जो बात ग्रिफिन के पीछे कही जा रही थी वो भी आज तक तो वो ये देखकर हैरान है कि जो अफवाहें ग्रिफिन के पीछे कही जा रही थी तो वो कोई अफवाहें नहीं बल्कि सच था। उन अफवाहों में ये बताया जा रहा था कि किंग ग्रिफिन के बच्चों पर एक कर्स लगा होता है कि जब भी वो पैदा होते हैं तो वो उड़ नहीं सकते। और ये अपनी आंखों से विटनेस करने के बाद मैं काफी ज्यादा चौंक चुका हूँ। तो अगर ये बात सच है तो मेरे साथ भी तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। सेल कूपर ग्रिफिन को ये बताता है कि वो उसकी बच्चे की जान बख्श तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसके उड़ने में भी उसकी मदद कर सकता है, यानी कि पूरे तरह से वो कर्ज उससे उठा लेगा, जिसके बाद इसका ये बच्चा भी उड़ने लगेगा। लेकिन ये जस्ट एक शर्त है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन दोनों तरफ से एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इसका मतलब ग्रिफिन अच्छी तरह से समझ जाता है कि यहाँ पर ये इस काम के बदले जरूर उससे कुछ करवाना चाहता है। इसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है और बाहर के शैडो ट्रेनर्स पर पड़ता है, जो कि इस ग्रिफिन के गुफा में आ चुके थे। लेकिन हैरानी और परेशानी तो तब उन्हें फील होती है जब अंदर से उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो इस इल्यूजन से धोखे में पड़ जाते हैं और उन दोनों को लगता है कि ग्रिफिन ने उस बच्चे का काम तमाम कर दिया होगा और वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो ये खबर यंग मास्टर एलन को जाकर दे
दे दे तो वो जरूर इस खुशखबरी के बदले उन्हें इनामातों से नवाज देगा। और जो ही वो वापस जाने लगते हैं तो उनके ठीक पीछे वो ग्रिफिन दोबारा अपीयर होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। और उसके गुस्से को सामने दोनों ट्रेनर डायरेक्टली फील कर लेते हैं कि पीछे खतरा है, और पीछे मुड़कर उन्हें वही ग्रिफिन नजर आता है। और अब इस इंसिडेंट को देखने के बाद आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो डील इन दोनों के बीच में हुई थी, यानी कि सेल कूपर और इस ग्रिफिन के बीच, तो उसके टर्म्स और कंडीशन में ये भी लिखा था कि वो इन दोनों बंदों को उनके मौत के घाट उतार दे। और है तो ग्रिफिन मजबूर, क्योंकि उसे अपने बच्चे को ठीक करना है, तो उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे कुछ फर्क पड़ता है तो वो उसके बच्चे के घाव को ठीक करने का होता है, जो कि सिर्फ सेल कूपर ही कर सकता है। इसलिए तो ग्रिफिन उन दोनों बंदों को मौत के घाट उतार देता है। और अपना काम पूरी तरह से खत्म करने के बाद जब वो इसको सेल कूपर को बता देता है, तो उसने टर्म्स एंड कंडीशन का एक पार्ट तो पूरा कर दिया है। तो अब सेल कूपर की बारी है, ताकि उस जगह के बारे में वो बता दे कि कहां पर वो एंटीडोट जैसी चीज मिल सकती है, जो कि उसके बच्चे को ठीक कर देगी। और जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, तो सेल कूपर भी वैसा ही करता है। वो उसे उस जगह का नाम बताता है, लेकिन साथ में ये भी कहकर कि वो वहाँ पर खुद भी उसके साथ जाना चाहता है। तो इसके लिए वो ग्रिफिन मान जाता है, और उस जगह का नाम द लैंड ऑफ स्टोन्स होता है, जो कि यहाँ से साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। और ग्रिफिन की मदद से वो लोग वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ग्रिफिन की स्पीड काफी तेज होती है। अगला सीन लैंड ऑफ स्टोन्स में होता है, जहाँ पर वो उसके दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। और ग्रिफिन यहाँ पर आने के बाद उससे कहता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था, यहाँ पर दोनों को जो चीज चाहिए, तो उन दोनों चीजों को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ इन दोनों को इस फाइट को इकट्ठे लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी जाकर वो उन दोनों चीजों को ऑब्टेन कर पाएंगे, जिसमें से एक मेड्यूसा का ब्लड होता है और दूसरा पर्सियस की सोर्ड। मेड्यूसा ग्रीक मिथोलॉजी की एक कैरेक्टर है, जिसके बालों की जगह पर सांप होते हैं, और दिखने में वो काफी ज्यादा भद्दी होती है, लेकिन वो पहले में इतनी भद्दी नहीं थी। उसकी सुंदरता ग्रीक मिथोलॉजी के देवताओं के बीच काफी ज्यादा थी, इसी वजह से उसको इस तरह बना दिया गया था। और पर्सियस को तो आप जानते ही होंगे, जो कि ज़्यूस का बेटा होता है, जो कि हाफ तो गॉड होता है लेकिन हाफ इंसान। सेल कूपर जो कि अपने मुंह से बोल रहा था, तो वो अपने मन ही मन में कुछ और भी हमें बताता है कि यहाँ पर सिर्फ पर्सियस की सोर्ड ही नहीं, बल्कि उसका कोई और गोल भी है। और अगर वो उसे सिंपल अल्फाजों में हमें बताए, तो यहाँ पर ग्रिफिन के पावर की मदद से वो द लैंड ऑफ स्टोन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और अगर ये सब कुछ कर पाए, तो वो अपने रिवेंज के एक कदम और भी करीब हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी जगह को तोड़ना उसके पावर के बस की बात नहीं। लेकिन अगर वो अपनी पुरानी बॉडी में होता तो शायद वो ये कर पाता, लेकिन अभी के लिए ये इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर ग्रिफिन की मदद लेनी पड़ेगी। जो ही वो बाद में एंटर करते हैं, तो सामने मेड्यूसा आपको नजर आ रही होगी। और जैसे कि मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि ये कितनी डरावनी और भद्दी दिखती है, तो मेड्यूसा के साथ साथ वहाँ पर उसके कुछ डिसाइपल्स भी होते हैं, जो कि पत्थरों से बने होते हैं। और इसलिए तो इस जगह का नाम द लैंड ऑफ स्टोन्स रखा गया है, क्योंकि मेड्यूसा किसी को भी अपने पावर की मदद से पत्थर का बना सकती है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट लाइफ में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सेल कूपर यहाँ पर पहले भी आ चुका था, और ये जगह उन लोगों ने अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए सेट की थी। और यहाँ पर शैडो आर्मी पर्सियस की सोर्ड को एलन के लिए लेने के लिए आए थे, और यही उनका नेक्स्ट टेस्ट था। लेकिन जैसे कि यहाँ पर एक मेड्यूसा है, जो कि अपनी पावर की मदद से सब लिविंग क्रीचर्स को स्टोन का बना सकती है, और इस खतरनाक मेड्यूसा के साथ लड़ने के लिए सिर्फ बच्चों को ही भेजा गया था, जो कि उस वक्त एलन 12 साल का था, तो बच्चे उससे छोटे थे। इतनी कम उम्र में कूपर फैमिली ने इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए। तो इससे काफी ज्यादा शैडो सोल्जर मर चुके थे, और बड़ी हैवी कैजुअल्टीज इन लोगों ने इस टेस्ट में उठाई थी। और अगर उस टेस्ट में आखिर में कोई बचा था, तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था। उसने आखिर तक सरवाइव किया, लेकिन जब सोर्ड को उठाने की बारी आई, तो सोर्ड ने उसे अपने आप को उठाने नहीं दिया, क्योंकि ये सिर्फ एस क्लास के हीरो को ही अपने आप को उठाने देती है। और जैसे कि उस टाइम सेल कूपर एस क्लास हीरो नहीं था, तो इस वजह से वो इस सोर्ड को नहीं उठा पाया। लेकिन जब एलन वहाँ पर आ पहुंचा, तो उसने उस सोर्ड को झट से उठा लिया, और बाद में उस मेड्यूसा को भी मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त एलन ने अपनी रेपुटेशन को और भी बेटर और बेहतर बनाने के लिए ये टेस्ट बिल्कुल एक मूवी सीन की तरह क्रिएट किया था, कि लोग मुश्किल में होंगे और वो आके उन लोगों को बचा लेगा। बचे कुछ लोगों को बचाने के बाद उनके लिए अपने मास्टर के लिए रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो लॉयल बन जाएंगे। तो जैसा एलन चाहता था, तो वैसा ही होता है। मेड्यूसा को मारने पर एलन को काफी ज्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट भी मिले थे, जो कि जी जान लगाने के लिए अपने मास्टर को सर्व करने के लिए तैयार थे। इसलिए तो अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने ये ठान लिया है कि अगर ये सोर्ड इस बारी भी उठा नहीं लेता, तो ये यहाँ पर इस पूरे टेम्पल को गिरा देगा। इसलिए तो उसने एक गैम्बलिंग छेड़ी है कि अगर यहाँ पर वो इस सोर्ड को नहीं उठा पाता, तो वो इस पूरे टेम्पल को ग्रिफिन की मदद से क्रश कर देगा। और ग्रिफिन की मदद करने का यहाँ पर आने का उसका प्लान नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत को दोबारा टेस्ट करने का था। जो ही ग्रिफिन और सेल कूपर अंदर
अंदर एंटर कर जाते हैं तो ग्रिफिन आसपास देखता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता और इसकी वजह ये थी कि वहाँ पर एक मिस्ट फैला हुआ था। उसे परसियस की सोर्ड भी नजर नहीं आ रही थी और न ही उसे मेड्यूसा का ब्लड नजर आ रहा था। तभी पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद होता है जो कि देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और अब वो हमारी सेल कूपर से बोलने लगता है कि क्या ये उसकी कोई ट्रिक है। अगर ये ट्रिक है तो वो पहले से बता सकता है और वो उसकी जान बख्श देगा। लेकिन तभी सेल कूपर साइड की ओर इशारा करता है जहाँ पर वो स्टोन्स उनकी ओर ही बढ़ रहे थे और मेड्यूसा भी अब उन दोनों को नजर आने लगी थी। स्टोन्स को इतनी स्पीड से आता हुआ देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये कमजोर स्टैचूज यहाँ पर कब आ पहुँचे। तो अटैक की रेंज से खुद को बचाता हुआ सेल कूपर फाइट के मैदान से अगली ओर चला जाता है, जिसके बाद ग्रिफिन एक जोरदार मुक्का उन स्टैचूज पर मारता है जिससे तीनों के तीनों स्टैचूज चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन तभी जो स्टैचूज जो कि चकनाचूर हो गए थे तो वो दोबारा रिजनरेट होने लगते हैं और ये देखकर सेल कूपर के पैरों तले जमीन घिसक जाती है क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में ये तीनों सिस्टर थी। नाम काफी अजीब है तो मैं नाम को इग्नोर ही कर दूंगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये तीनों भी ग्रीक मिथोलॉजी की कैरेक्टर है जो कि एक आंख और एक ही मुंह और एक ही दांत शेयर करते हैं। ये बिल्कुल हूबहू ग्रीक मिथोलॉजी के रेप्लिका है, यहाँ तक कि इनकी पावर्स भी सेम है। तो इसी रीजन की वजह से सेल कूपर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसी के साथ साथ सेल कूपर को इस वजह से भी काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि ये मेड्यूसा और ये तीनों लड़कियां पोसाइडन की डॉटर हैं। और पोसाइडन आखिर कौन है तो इसका भी थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। ग्रीक मिथोलॉजी में गॉड ऑफ द सी का नाम पोसाइडन है और ये तीनों उनकी ही बेटियां हैं। तो जैसे बाप वैसे ही बेटियां, तो पावर भी सेम, चारों के चारों पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए टाइम पर वो पहले से ही ग्रिफिन को वहाँ से भागने का बोलता है। जो ही वो दोनों भागने लगते हैं तो पीछे से मेड्यूसा एक बड़ी सी लहर बनाकर उनकी ओर भेज देती है जिससे वो दोनों बड़ी ही मुश्किलों से भाग रहे होते हैं। लेकिन वक्त बहुत कम होता है। ग्रिफिन कहता है कि अगर इसी तरह ही चलता रहा तो ये पूरा का पूरा टेम्पल ही गिर जाएगा और इसके साथ साथ वो दोनों भी यहाँ पर मारे जाएंगे। तो सेल कूपर को जो भी सोचना है तो जल्दी सोचना पड़ेगा। सेल कूपर शो तो करवाता है कि वो इस बात से काफी ज्यादा डर चुका है और उसे पता है कि इन सब चीजों को कैसे रोकना भी है, लेकिन जस्ट एक एक्टिंग के लिए वो ग्रिफिन से बोलता है कि तब तक तुम इन लोगों के साथ लड़ते रहो। वह साइड पर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है तो मैं उन्हें पढ़कर जल्दी से ही इनको रोकने का तरीका ढूंढता हूँ। वो सामने से तो ये बोल रहा था लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा खुश होता है और सेल कूपर कहता है बस यही तो मुझे चाहिए था कि ये पूरी की पूरी रूइंस ही गिर जाएं। ये मेरा मेन गोल है कि यहाँ पर मैं इस पूरे टेम्पल को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। ये मेरे बस में नहीं था, इसलिए ग्रिफिन मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी फिक्र मत करो बल्कि अपनी करो क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट पैसेज है जो कि मैं तुम्हें तो बताना चाहता हूँ लेकिन ये मैंने पास्ट में ढूंढी है। किसी की ही मदद से मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन तभी बाहर निकलने से पहले वो वहीं पर ही रुक जाता है क्योंकि अभी ये खंडर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए और उसे उन मॉन्स्टर्स को रोकने का तरीका बता देता है। सेल कूपर ऊपर की ओर इशारा करता हुआ कि ग्रिफिन ऊपर ये आंख देख रहे हो तो अगर तुम इस पर अटैक करके उस आंख को इससे रिमूव कर देते हो तो ये सब के सब अटैक करना रोक देंगे और ये लोग रुक जाएंगे। जो ही ग्रिफिन ये बात सुनता है तो बिना किसी टाइम को और वेस्ट किया हुआ वो ऊपर उड़कर जैसा कि सेल कूपर ने बताया है तो वैसा ही करता है और उसे अपनी चोंच की मदद से उस आंख को वहाँ से रिमूव कर देता है। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई है। मैं जस्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेड्यूसा के सामने ये जो 3 मूर्तियां बनी थी तो यही 3 पोसाइडन की डॉटर्स थी और मेरे ख्याल से मेड्यूसा उनकी डॉटर नहीं थी। और ये जो मॉन्स्टर इन दोनों पर अटैक कर रही है तो उन तीनों को क्रश करने के बाद वो तीनों अपने साथ घुल मिल गई थी और इसी वजह से एक की बॉडी में खुद को कन्वर्ट करके अब पानी की पावर की मदद से इन दोनों पर अटैक कर रही है। लेकिन सेल कूपर की उनकी वीकनेस को बताने के बाद वो यानी कि हमारा ग्रिफिन जैसे ही उस आंख को उस जगह से अलग करता है तो वही 3 बहनें बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है और वो ग्रिफिन की आंखों के सामने दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखकर ग्रिफिन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि सेल कूपर तो काफी ज्यादा शातिर है। लेकिन सेल कूपर ये बता के कि इसमें वो सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहता क्योंकि फाइट ही वो कर रहा था और साथ में उसने जस्ट दीवारों पर जो पड़ा था वही उसको बताया है तो उसमें उसने ज्यादा कुछ रोल नहीं निभाया। तो अब जबकि ये भी दीवारें बता सकती है कि इस मॉन्स्टर को कैसे रोकना था तो ग्रिफिन को लगता है कि परसियस की सोर्ड और वो ब्लड जो कि मेड्यूसा का होगा तो वो भी इन दीवारों पर लिखा हुआ होगा और उनकी लोकेशन भी इन पर लिखी होगी। लेकिन उसकी बात को बीच में कट करके सेल कूपर ग्रिफिन को ये बताता है कि अगर तुम सोर्ड का ही पूछ रहे हो तो सोर्ड तो सामने ही है। वो सोर्ड को पॉइंट आउट करता है और वाकई में वहाँ पर परसियस की रेड सोर्ड वहाँ पर पड़ी थी और अब इस रेड सोर्ड और इस रेल्म का एक और सीक्रेट भी सेल कूपर ग्रिफिन को बताने लगता है कि एक और सीक्रेट भी है इस रेल्म का जो कि सुनकर तुम खुद ब खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। ग्रिफिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो जब पूछता है कि किस रेल्म की और किस सीक्रेट की वो बात कर रहा है तो उसे
हेसिटेट नहीं करना चाहिए, वो सुनने के लिए तैयार है। जो ही सेल कूपर अपनी बात को शुरू करता है तो पता चलता है कि इस सोर्ड को परसियस की सोर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी सोर्ड की मदद से उसने मेड्यूसा का सर काट दिया था, वो भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। और मेड्यूसा का ब्लड रेड और ग्रीन था। जैसे कि रेड सुनकर ही आपको पता चल चुका है कि रेड पॉइजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक पॉइजन है। तो अगली और ग्रीन जो कि एक पॉजिटिव वाइब देता है, तो वो किसी पॉइजन को भी और किसी बीमारी को भी क्योर कर सकता है। मेड्यूसा का ब्लड एक वेपन की तरह और एक क्योर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो सीक्रेट वो बताने वाला है, तो जब परसियस की सोर्ड दोबारा अपीयर हो जाएगी तो उसी के साथ साथ मेड्यूसा दोबारा रिजरेक्ट हो जाएगी, यानी कि दोबारा जिंदा हो जाएगी। जो ही वो अपनी बात को खत्म करता है तो मेड्यूसा दोबारा रिजरेक्ट हो जाती है, उसमें दोबारा जान आ जाती है। पहले तो अभी तक वो एक स्टैचू में खड़ी थी, लेकिन अभी वो हिल डुल पा रही है और वो सीधा रिजरेक्ट होने के बाद ग्रिफिन पर अटैक करती है, क्योंकि अगर ग्रिफिन टाइम पर नहीं देख पाता तो ग्रिफिन यहाँ पर मारा जाएगा। और क्या सेल कूपर ग्रिफिन की मदद करेगा, तो ये तो आगे ही पता चलेगा।